शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 22 वर्ष से चल रहा निरंतर भारतीय भाषाओं की कविताओं का, गीत गजल हास्य का ये एकमात्र कार्यक्रम है, केवल हिंदी नहीं और यहाँ तक कि आंचलिक बोलियों का। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित सुविख्यात कवि कवित्री हमारे साथ बैठे हुए हैं। ममता मधुर दुलार है कविता, मन भावन मनोहार है कविता, और एक झलक में ललक जगाता सभी का पहला प्यार है कविता। क्या बात है। ये कविता आपकी देश से प्रेम की हो सकती है, माँ से प्रेम की हो सकती है, प्रियतम से प्रेम की हो सकती है, या विद्रोह की भी हो सकती है, या समर्पण की हो सकती है, या हंसाने की हो सकती है, गुदगुदाने की हो सकती है, खिलखिलाने की हो सकती है। कविता के रूप स्वरूप इतने हैं कि जितने मुंह जितने मन उतने ही उसके जीवन। लेकिन ये कविता तब साकार होती है जब किसी कवि को माँ शारदे का आशीष मिलता है और वह अपनी कलम से उनकी साधना में कुछ लिख पाता है। ये कविता क्या दे सकती है आपको? ये तो कवि की कलम से निकली हुई कल्पना और उसके बोलों में सुनाई देने वाली झंकार ही आपको बताएगी। लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज की कविता आपके हृदय में एक नया कविता के प्रति प्यार जगाएगी। आइए इस प्यार, मनोहार, दुलार और आपके आभार पर हम सब आ चुके हैं कवियों का गुलदस्ता लेकर के। ये गुलदस्ता तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और माँ वीणा पाड़ी की साधना करने वाले कवियों ने सतमोला कवियों के चौपाल पर आकर के कविताएं आपको सुनाई। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं माँ और श्रृंगार की एक अद्भुत कविताओं के स्वरूप को लेकर के, जहां आपको लगेगा कि श्रृंगार तो श्रृंगार होता ही है लेकिन वह माँ से प्यार भी होता है। जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं गाजियाबाद से पधारी हुई बहुत ही वरिष्ठ कवयित्री जिनका नाम होता है अंजू जैन। आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपनी कविता के माध्यम से आप सबसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। पहली कविता मैं माँ पर पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त होता है तब तक रिश्तों में ही बंधा होता है जी। और पहला रिश्ते का परिचय जो होता है वो माँ से होता है। तो माँ जो हमारे जीवन का आधार होती है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उसका आंचल पकड़कर चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वही माँ
हमसे पीछे छूटती जाती है। जब हम बड़े बड़े डग रखने लायक हो जाते हैं, ज़िंदगी में सफल होने लगते हैं, तो माँ कहीं पीछे छूट जाती है। तब एक रचना रखती हूँ और उससे पहले 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि फूलों भरी रंगोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ। हम चाहें कुछ भी हो जाएं, हम चाहें कुछ भी हो जाएं, ममता की ही बोली है माँ। बहुत फूलों सुंदर, भरी रंगोली बहुत है सुंदर, सुनिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक माँ अपने बच्चे को संवारने में अपना जीवन लगा देती है, और वो बच्चे, जैसा कि मैंने कहा, जब आगे बढ़ जाते हैं तो क्या महसूस, माँ कैसा महसूस करती है, सुनिएगा। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। एक माँ अपने कई बच्चों को पालती है, उन्हें बड़ा करती है, लेकिन वो सारे बच्चे मिलकर भी एक माँ की देखभाल जब नहीं कर पाते, प्रतीक को मैं कहती हूँ, सुनेगा। कई शाखें अकेली जड़, ध्यान सबका दुआ सबको, कई शाखें अकेली जड़, ध्यान सबका दुआ सबको, कभी नींदों को लोरी है, कभी कड़वी दवा लब को, कभी नींदों को लोरी है, कभी कड़वी दवा लब को, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। वाह वाह वाह। नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों अंजा काजल, नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों अंजा काजल, तपा मौसम तो अपनी आँख को ही कर लिया बादल, लपट लू से बचाती जो, लपट लू से बचाती जो हवा, वो संदली है माँ, लपट लू से बचाती जो हवा, वो संदली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार। आप सबने भी पढ़ा और सुना होगा कि एक बेटा विदेश से आया और अपनी माँ की सारी संपत्ति बिकवाकर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ गया। ऐसी परिस्थितियों में भी माँ कैसा महसूस करती है। उसने तब भी यही कहा कि उसकी थी, उसको ही मिलना था, उसको चला गया, जहाँ रहे खुश रहे। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। राम हो या न हो बेटा, मगर माँ है हमेशा माँ, श्रवण हो या न हो बेटा, मगर माँ है हमेशा माँ, नीड़ के हर एक पंछी में बसी रहती है उसकी जान, छोड़ जब से गए अपने, छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ, छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। वाह 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 वाह। मेरा अपना ये मानना है और ये कहना भी है अपने युवा बच्चों से, अपनी युवा बेटियों से, कि माता पिता जिनके साथ हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं।
चलते फिरते तीर्थ हैं वाकई। मेरा अपना अनुभव है कि इनकी दुआएं आपको न जाने कितनी मुश्किलों से निकाल कर ले जाती हैं। तो उनको खूब प्यार कीजिए, उनकी खूब सेवा कीजिए, उसका कोई मोल ही नहीं है। और ये सब उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं हैं। तब पढ़ती हूँ, अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी, सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ। हाय हाय, वाह 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 कई वाह। जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ, नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। रोशनी की गली है माँ, वो संदली वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। साथियों, ये सुंदर सा, मधुर सा, सुरीला सा स्वर जब आपने सुना तो आप खो गए। शब्दों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना मधुर ये गीत सुनाई दे रहा था, उससे ज़्यादा मधुर शब्दों का संचयन करके इसको संवारा गया था। और यह कला ही सीखना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपको खुद ब खुद सारी वह सफलताएं मिल जाएंगी जब आप इन कलाओं में पारंगत हो जाएंगे। आइए इस पारंगतता की ओर हम जब और आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी आवाज को मैं बुलाना चाहता हूं जो इस श्रृंगार की यात्रा को, जो इस प्यार की यात्रा को, जो इस दुलार की यात्रा को, जो इस मनोहार की यात्रा को आपके हृदय में और पुष्पित और पल्लवित करेगा, ताकि आप कविता के वह आनंद का लाभ ले सकें जब आप कहें कि वाह, झूम उठा मन, झूम उठा तन, झूम उठा मन, झूम उठा तन। वहीं अभी आपने यह भी देखा कि एक तरफ जहां माँ की मूर्त की बात की गई तो वहीं हिंदी को भी माँ के बराबर माना गया। ये हिंदी और ये माँ, ये और ये वियोग और ये श्रृंगार, ये विविधताएं दर्शा रहा है। और ये दर्शाती हुई विविधताएं जब एक सजर के पास मिलें तो वो संदीप सजर होते हैं, गीत गजल कहते हैं। आइए जोरदार तालियों से उन्हें बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी तमाम दर्शकों और श्रोताओं का भी अभिवादन करता हूं। अभी बहुत ही अच्छी रचनाएं आप सुन रहे थे और जैसा कि कवित्री कह रही थी कि श्रृंगार के दो रूप होते हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि महिलाओं की समस्याएं भी दो ही होती हैं, कहीं पे भी जाती हैं। एक तो ये कि इस रंग की कोई डिज़ाइन दिखा दो और इस डिज़ाइन में कोई रंग दिखा दो। हाय हाय। तो दो ही समस्याएं उनकी हमेशा से रही हैं। और दिखावा जो है ना, बहुत सारा ऐसा होता है कि जिस पे हम लोग जो पुरुष वर्ग है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। और मैं आज थोड़ा हास्य का रंग लेकर आया हूँ आदरणीय प्रवीण आर्य जी के आदेश पर। और मैं कोशिश करता हूँ कुछ सुनाने की। ऐसा ही प्यार मोहब्बत करना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मुश्किलें आती हैं। और चाहे वो संयोग हो चाहे वो वियोग हो, परेशानियां रहती हैं। तो एक छंद समर्पित करता हूँ, थोड़ा हास्य का रंग है, आप तक पहुँचे। कि राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई। मतलब ऐसा लगता है कि
बस मोहब्बत करने का हर किसी का मन लालायित हो जाता है, लेकिन उसमें दिक्कतें क्या आती बस वही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो पुरुष वर्ग के ऊपर ही वो दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई, और उसकी तरफ से तो थोड़ा ध्यान भंग हुआ, गोरी 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 फिर लाल पीली हो गई। ये राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई, और उसकी तरफ से जो थोड़ा ध्यान भंग हुआ, गोरी 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 फिर लाल पीली हो गई। और जैसे जैसे भाव दिया मैंने बेहिसाब उसे, मन हारिणी नवेली नखरीली हो गई। और इधर प्यार के लिए इधर मैंने जो कमर कसी, उधर जनाब मेरी जेब ढीली हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यार के लिए इधर मैंने जो कमर कसी, उधर जनाब मेरी जेब ढीली हो गई। और सिचुएशन क्या आती है भाई, फिर भी मन तो मानता नहीं है, और जब मन नहीं मानता है तो कोशिश की जाती है, तो प्यार मोहब्बत भी हो जाती है, और प्यार मोहब्बत का परिणाम जो होता है वो सबसे भयानक होता है कि शादी हो जाती है। अरे रिजल्ट तो मेरे एक मित्र हैं, वो सरकारी नौकरी में थे, मैंने उनसे कहा अच्छा ये बताइए आप कि ये प्रेमिका और घरवाली में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? तो बोले ऐसे समझ लीजिए कि लाखों की तनख्वाह 1 तारीख को आती तब भी आदमी को कोई खुशी नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी बहुत रिश्वत मिल जाए तो आदमी प्रसन्न हो जाए। क्या बात है, वाह। तो प्रेमिका और घरवाली का भाई अंतर मैंने ढूंढने की कोशिश करी है, और तमाम तरीके के लोगों से जो बातें पूछी, उन बातों को उन्होंने अपने तरीके से, बस उन्हीं प्रतीकों उपमानों को मैंने इसमें छंद में प्रयोग करने की कोशिश की, आप तक बात पहुंचे। कि प्रेमिका तो टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घरवाली है। अब मैंने एक, मेरे जो जूनियर एक थे ऐसे ही, दास आरोही आनंद, ये तो चीर फाड़ करने वाले कवि हैं, लेकिन ऐसे ही थे, वो बोले कि भैया ये बताइए आपने प्रेमिका को एक वचन क्यों रखा है, आजकल का ज़माना तो ये रहा नहीं। तो मैंने कहा भाई अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई बहुवचन में प्रेमिकाएं रख सकता है। तो मैंने कहा चलो तुम्हें खुश कर देता हूँ, और मैंने बस प्रेमिका को बहुवचन में डाल दिया कि प्रेमिकाएं टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घर वाली है। सामने एक मेरे शायर दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा भैया ये आप, इनकी बात तो आपने मान ली, लेकिन हमारा ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा अब क्या बात हो गई? बोले प्रेमिकाएं बहुवचन करी, लेकिन हमारे यहाँ तो घरवाली भी बहुवचन में हो सकती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हें भी समर्पित कर देता हूँ। तो मैंने बस छंद को ऐसे बदला कि प्रेमिकाएं टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घर वालियाँ, और भूली बिसरी सी पॉलिसी का कोई बोनस है, और जैसे लॉन्ग टर्म प्लान घर वालियाँ। वाह वाह वाह। और प्रेमिकाएं जैसे कोई जाम हाथ में लिए हो, और जो हथेली पे हो जान घर वालियाँ, और टूटे हुए दिल का है अरमान प्रेमिकाएं, और उन्हीं अरमानों का नुकसान घर वालियाँ। तो ये स्थितियां हो जाती है। प्यार मोहब्बत कर तो लें, लेकिन कैसे कर ले आदमी, परेशानियां। अनुभव क्या है, कभी सब अपनी नहीं कहता है, जहर खा के ही थोड़ी देखा जाता है कि जहर खा के ही पता चलेगा कि मर जाते हैं, तब तो सबका काम हो जाएगा। अच्छा, शादी के बाद मेरे एक मित्र थे, उनके घर पे ना बहुत सारे चक्कर बाइकों के और ऐसे ही कुछ सामान लेकर के आने वालों के चक्कर लगने लगे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर हुआ, तुम्हारे घर बड़े चक्कर लग रहे, शादी हुई जब से तुम्हारे घर पे आते रहते। तो वो बस उन्होंने जो बात बताई, बात खुलेगी छंद के माध्यम से जी। उन्होंने जो बात बताई शादी के बाद उनके साथ क्या हुआ, तो वो मैं बात बताता हूँ। और वो क्या परिचय दे रहे हैं, वो जो लोग आते रहते हैं घरों पे सामान। हमने कहा हमारे यहाँ तो कभी तीज त्योहार दिवाली पे कोई सामान ससुराल से आ जाए तो आ जाए, तुम्हारे यहाँ तो शादी हुई है, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा सामान आता है। तो बस वो व्याख्या कर रहे हैं और मैं छंद कह रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है भैया। कि भागवान जब भी बुलाए या धमकते हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं। हाय हाय, ये जो लोग आ रहे हैं कि भागवान जब भी बुलाए या धमकते हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं। और दूध ब्रेड कपड़े मोबाइल या कुछ और
राशन ही नहीं हर एक माल वाले हैं। और दिन भर घर का सामान लाते दिखते हैं, पहचानो इनको ये सारे मेरे साले हैं। हाय हाय वाह। जो दिन भर घर का सामान लाते दिखते हैं, पहचानो इनको ये सारे मेरे साले हैं। और किस्मत से मिली है ऐसी ससुराल मुझे, स्विगी व जोमेटो मेरे ससुराल वाले हैं। किस्मत से मिली है ऐसी ससुराल मुझे, स्विगी व जोमेटो मेरे ससुराल वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही शानदार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। कुछ प्रेमिकाओं से खुश हैं तो कुछ पत्नियों से खुश हैं, क्या बात। कुछ पत्नियों से दुखी हैं तो कुछ प्रेमिकाओं से दुखी हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ झूठ बोलकर भी खुश हैं, कुछ सच का दामन थाम कर भी दुखी हैं। आप देखिए कि आपका ही एक विषय और उस विषय की विविधताएं, और यही एक कवि का बड़प्पन होता है कि जब सबके मन की बात किसी एक विधा में कहने पर भी कह जाता है। ये विधाएं, विविधताएं कवियों के पास में तमाम भंडार हैं। प्रेम सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, प्रेम सिर्फ वियोग ही नहीं, प्रेम तो वह प्रेम भी है जहां पर एक माँ भारती का लाल अपने मन में एक राष्ट्र प्रेम की ज्वाला जगा करके अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। ये प्रेम का पर्याय ही होता है कि जब वह गोली जिसका पता है उसको कि ये उसका जीवन नाश कर देगी, उसको भी ऐसा चुंबन करता है कि मानो वह अपनी प्रेमिका का, अपनी प्रियतमा का स्पर्श कर रहा हो। ये ओज की भावना होती है, ये वीरता की भावना होती है, और ये वीरता की भावना भारत भूमि के बच्चे और बच्चियों में समान रूप से भरी हुई है। आइए जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं मिथिला की बेटी जो वर्तमान समय में दिल्ली में निवास कर रही है, यानी कि दिलों की ओर आपको ले जाना चाहती है। एक जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं आभा झा। धन्यवाद। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, जिसमें दो तरह की कविताएं बनती हैं, एक संयोग की और दूसरी विप्रलंब यानी वियोग की। संयोग की रचना अंजू जी ने सुनाया आप सभी को, और मैं सुनाती हूँ वियोग की। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो हम क्या सोचते हैं अपने पतियों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, तो सुने। सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर, सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर, वीरान है दिल का नगर तेरे बगैर फिर, वीरान है दिल का नगर तेरे बगैर फिर। खिड़की से झांकती रही मैं चांद है पलक, खिड़की से झांकती रही मैं चांद है पलक, निंदिया न आई रात भर तेरे बगैर फिर, निंदिया न आई रात भर तेरे बगैर फिर, सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर। करने चली थी सैर बगीचा उदास था, करने चली थी सैर बगीचा उदास था, खामोश घूरता सजर तेरे बगैर फिर, खामोश घूरता सजर तेरे बगैर फिर, सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर। थी तेज तलब चाय की लेनी थी चुस्कियाँ, थी तेज तलब चाय की लेनी थी चुस्कियाँ, फीकी लगी बेहद मगर तेरे बगैर फिर, फीकी लगी बेहद मगर तेरे बगैर फिर, सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर। गमगीन है आबो हवा दीवार से लिपट,
गमगीन है आबो हवा दीवार से लिपट, लगता नहीं है घर ये घर तेरे बगैर वाह, फिर। वाह, लगता नहीं है घर ये घर तेरे बगैर फिर, लगता नहीं है घर ये घर तेरे बगैर फिर। बहुत बड़े ही सुंदर सुंदर गीतों के आयाम देखने को मिल रहे हैं। जहाँ श्रृंगार की बात हो रही है तो वियोग की भी बात हो रही है। वियोग भी श्रृंगार का एक वह रूप है जब आपको सही मायने में अपना प्यार समझ में आता है। देश का एक ऐसा नौजवान कवि जो आज आपके बीच में आया हुआ है, बहुत ही सुंदर ओज का, हिंदुत्व का, देशभक्ति का परचम लहरा रहा है। बुलाते हैं छोटे भाई दास आरोही आनंद को आप सबकी जोरदार तालियों से। मैं आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। विद्या और बुद्धि के अधिष्ठात्री ज्ञानदायिनी भगवती माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार ये कार्यक्रम, ये कवि सम्मेलन चल रहा है। कविता की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने कविता पाठ का प्रारंभ कविता की उस परंपरा से करूं। कविता क्या होती है जी। एक खड़े हुए हैं संत, उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने तीर मारा और प्रेम करते हुए दो पंछी में से एक का वध हो गया, उनके मुंह से फूट पड़ा मां निषाद प्रतिष्ठाम। वहां से कविता की ये यात्रा प्रारंभ होती है। और ये क्या यात्रा है? मेरे पुरखों की यात्रा, कविता भारत के मानस की जो आत्मा है उसकी यात्रा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रखर वेदना से उपजा वह वाल्मीकि का प्रथम घोष। मैं प्रखर वेदना से उपजा वह वाल्मीकि का प्रथम घोष। मैं कालिदास के अभिज्ञान व रघुवंशम का शब्द कोश। मैं वेद पुराणों का रचिता वह कलकल करता वेद व्यास। मैं दंडी, मैं ही भरत मुनि, मैं बृहत्रिहरि, मैं कवि भास। मैं प्राकृत पाली से उपजी लौकिकता का उच्चारण हूँ। मैं शंकर का हूँ महाभाष्य, गुरु परंपरा का कारण हूँ। मैं सिद्ध जैन कवियों में हूँ, गुरु गोरख जी की बानी हूँ। मैं मलिक मोहम्मद के पद्मावत वाली पद्मिनी रानी हूँ। मैं आल्हा जैसा महाछंद, मैं आल्हा जैसा महाछंद जिसने बिरुदावली गाई है। मैं 4 बास 24 गज बसते मुझ में बरदाई हैं। मैं भक्ति काल सा हूं विशाल, मैं भक्ति काल सा हूं विशाल जिसने गाई थी लोक पीर। मैं गुरु नानक, दादू दयाल, गुरु रविदास, मैं ही कबीर। मेरे मानस में रघुनाथ जी संग जानकी बसते हैं। मैं सूरदास जिसके पद सुन खुद कृष्ण कनाही हंसते हैं। मैं सूरदास जिसके पद सुन खुद कृष्ण कनाही हंसते हैं। मैं भूषण की कविताई हूं। पूरा रीतिकाल देखिए, सब सुप्त बड़ा है लेकिन एक भूषण है जो चिल्ला रहे हैं। मैं भूषण की कविताई हूं जिसको सुन तने शिवाजी थे। मैं वो कविता जिसको सुन सुन मुगलों के भगे पिताजी थे। क्या बात, कविता जिसको सुन सुन मुगलों के भगे पिताजी थे। मैं दिनकर का हूं कुरुक्षेत्र, मैं पंथ की भक्ति पूजा हूं। मैं महाप्राण ने जो लिखी वह राम की शक्ति पूजा हूं। तो इस कविता को, क्या है कविता? इस कविता को कहूं चुटकुला, ये अपराध तो महाजघन्य है। मेरी कविता नहीं चुटकुला, मेरी कविता 5 जन्य है। मेरी कविता नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरी कविता 5 जन्य है। ये कविता की यात्रा है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि किसी बॉर्डर पर मेरी पीढ़ी के लोग इस देश में वैलेंटाइन डे मनाने लगे। मैं सोचता हूँ कि कहीं बॉर्डर पर कोई जवान खड़ा होता होगा, या 19 साल का 20 साल का लड़का यहाँ पर राइफल टांग कर, और उससे कोई पूछता होगा -50 +50 डिग्री के तापमान में कि तेरे जीवन में कोई करवा चौथ नहीं आता, तेरे जीवन में कोई वैलेंटाइन नहीं आता। वो एक उत्तर देता होगा, वो कहता होगा ये सच है, ये सच है। फिल्मों की कोई लाइन नहीं है भावना, फर्जी कोई डिजाइन नहीं है। सीमा पे खड़े देश के सैनिक ने ये कहा, वर्दी से बड़ा कोई वैलेंटाइन नहीं है। शाबाश, शाबाश। वर्दी से बड़ा कोई वैलेंटाइन नहीं है। शाबाश। मैं उस मातृभूमि पर हम लोगों ने जन्म लिया जहां हमको बताया गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां पर एक बहुत खराब कहावत चली, लड़के कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो उनसे कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा भाई, तू चूड़ियां पहन ले। तो हम लोगों ने प्रतीक बनाया चूड़ियों को कमजोरी का। लेकिन मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूं इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से, ये धारणा बदलना चाहता हूं। साहित्य का काम विरेचन का काम है, साहित्य काम शोधन का काम है।
मैं बताता हूं ये चूड़ियां क्या होती हैं, मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं हैं साहब, चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं हैं साहब, अब अधिकार हित ताड़ती हैं चूड़ियां। जीजाबाई, मनु, हीमा, इंदिरा जी बनकर सारे ही तो विश्व को पछाड़ती हैं चूड़ियां। वाह। जीजाबाई, मनु, हीमा, इंदिरा जी बनकर सारे ही तो विश्व को पछाड़ती हैं चूड़ियां। तो कायरों की भांति कभी डरती नहीं है, किंतु शेरनी की तरह से दहाड़ती हैं चूड़ियां। रण क्षेत्र में भवानी बन के प्रचंडता से शत्रुओं की छातियों को फाड़ती हैं। क्या बात है, वाह। शत्रुओं की छातियों को फाड़ती हैं चूड़ियां। पीढ़ियों को ये बताओ, जिस आंदोलन को मैं जीने का प्रयास करता हूं, हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, हम सोचते हैं वो सब इतिहास वहां से सीखेंगे। मुझे क्षमा कीजिए, वो सब वहां से नहीं सीखेंगे। कुछ आपको सिखाना पड़ेगा, कुछ आपको बताना पड़ेगा। आपको क्या बताना है? पीढ़ियों को ये बताओ कैसे थी गुलामी आई और फिर कैसे कैसे पाई थी स्वतंत्रता। पीढ़ियों को ये बताओ कैसे थी गुलामी आई और फिर कैसे कैसे पाई थी स्वतंत्रता। कैसे कैसे गली गली चौक चौक घूम घूम इनकलाब जिंदाबाद गाई थी स्वतंत्रता। तो हमें अंग्रेजों से ये भीख में मिली नहीं है। कोई माउंटबेटन अहिंसा के नाम पर आपके कटोरे में आजादी रखकर नहीं गया। हमें अंग्रेजों से ये भीख में मिली नहीं है, हमने तो शौर्य से कमाई थी स्वतंत्रता। शेखर सुभाष जैसे लाखों ने दिए थे प्राण, तब जाके भारत में आई थी स्वतंत्रता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब जाके भारत में मुझ पे कभी जो परमेश हो गए प्रसन्न। कभी सोचता हूं कि बाबा विश्वनाथ आए और पूछें कि मांग क्या मांगता है। मुझ पे कभी जो परमेश हो गए प्रसन्न, भारती की भूषित निशानी मांग लाऊंगा। देख देख जिन्हें पेंट गोरों की हुई थी गीली, फिर से दीवानी वो कहानी मांग लाऊंगा। तो काले अंग्रेजों से निपटने की खातिर में तेवरी तिवारी स्वाभिमानी मांग लाऊंगा। भारती पे वारने को, भारती को तारने को शेखर सी फिर से जवानी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेखर सी फिर से जवानी मांग लाऊंगा। और अंतिम एक छंद पढ़ता हूं इस देश की नौजवानी को समर्पित करके। हम लोग खूब आधुनिक हों, खूब बड़ी बड़ी इमारतें हम लोग बना ले, लेकिन भारत का परिचय कभी ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर बुर्ज खलीफा जैसी कोई इमारत हो। भारत का परिचय उसका संस्कार हो सकता है। भारत का परिचय ये हो सकता है कि अमेरिका में परेशान कोई आए विंडोज का मालिक और बनारस के किसी घाट पर उसको शांति मिले। हमारा संस्कार हमारा परिचय हो सकता है। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहें, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। आधुनिक चौथी पंक्ति में मैंने उस नायक को प्रणाम करा। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। अपनी जवानी के दिनों में अंधे होके आप शेखर से पुण्य नौजवानी मत भूलना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। जिस प्रेम की बात की थी कि वीरता के लिए भी प्रेम आवश्यक होता है, आपने विविध स्वरूपों में, विविध युगों में देखा है कि एक प्रेम की ही रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने अपना धनुर्धर उठाया था। उसी प्रेम की रक्षा के लिए, उसी अपनत्व की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने भी अपना चक्र उठाया था। साथियों, ये प्रेम आपका जब देश के प्रति सही मायने में होगा, ये प्रेम आपका अपने प्रियतम के प्रति सही मायने में होगा, तब आपको वीरता की और ओज की वह वाणी भी मधुर लगेगी, जिसमें आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा।
युवा साथी को अब मैं बुलाना चाहता हूँ। यद्यपि उसकी उम्र तो प्यार करने की है, लेकिन वो आगाह भी कर रहा है कि प्यार कितना, क्यों, कैसे और कब किया जाए। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये साहित्य ही इतनी क्षमता रखता है कि वह आपको सभी पहलुओं पर सोच करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। जब आप साहित्य के सेवी होंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने कार्यों में बड़ी ही सजगता के साथ में आगे बढ़ेंगे और जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है अगले कवि तक पहुंचना। आइए आपकी जोरदार तालियों से हम उसको आमंत्रित करते हैं। जी बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो संगम टीवी का इस मंच का ये शानदार अवसर देने के लिए। मेरा नाम जिद्दीप्रीत और पंजाब के बॉर्डर एरिया से आता हूँ और अबोर शहर के पास एक छोटा सा गांव है और जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि बागड़ी भाषा हमारे पास एक मीठी धरोहर के रूप में गर्वशाली चीज़ हमारे पास है। तो जी और सर हमारे वहाँ पर 4 बातें सिखाई जाती है। किसान न मान, फौजी न सम्मान, बहन बेटी की इज्जत सदा दिल में और माँ बाबू ने सदा प्रणाम। वाह। ये हमें बचपन से ये कह सकते हो, हमारे बुजुर्ग या जहीं पे भी बैठते हैं वहाँ पे ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है। तो अगर उसी भाषा के अंदर एक शायरी से शुरुआत नहीं करूँगा तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे तमाम साथी और मेरे मित्रगण इस चीज़ को देख रहे होंगे। स्वागत है। तो अपने बारे में बताना चाहूँगा कि कुछ बातें हैं मेरा दिल की जो कलम ने मिल गए मेरी डायरी में रहा करे। जो बातें दिल में आवे था सामने सरेआम बोल दूं, कई न जिद्दी को पागलपन कई वाह शायरी क्या करे। बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर, बेहद शुक्रिया। और एक उधर का शेर देखेगा कि तेरी सोच जरा फिर सोच, शायद थोड़ी कमजोर होगी। गर अफवाहों को हकीकत बता रहे हो जनाब तो कहाँ आपकी बात पर गौर होगी। और क्या कहा, तुम्हारे हक में लिख दूं बातें मैं, अरे जा बिकने वाली कलम कोई और होगी। हाय हाय, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी बेहद शुक्रिया। और एक शायरी देखे आपकी खास तवज्जो चाहूँगा सर कि ये इश्क मोहब्बत ले डूबे चमचमाती निखरती जवानी को। ये इश्क मोहब्बत ले डूबे चमचमाती निखरती जवानी को, बूढ़ी आंखें तरस रही दो निवाले और मजनू उलझा चूमने में उसकी निशानी को। और घिस दिए उंगलियों के नाखून जिन्होंने उसकी जिंदगी की हकीकत लिखते लिखते, घिस दिए उंगलियों के नाखून जिन्होंने उसकी हकीकत लिखते लिखते, एक पल में बेचाया वो लैला के आगे उस कहानी को। जी बेहद शुक्रिया। और ये कुछ भाव है जो आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुछ भाव है जो आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। शायरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक उम्र का पड़ाव आता है जब उम्र ढल जाती है और पैसा होते हुए पास भी एक वक्त पर तब लगता है भी, पैसा होते हुए भी ऐसा लगता है भी रिश्ते नहीं है, जो चीज़ एक्चुअली में चाहिए होती है आखिर में वो छूट जाती है। एक उम्र का पड़ाव होता है। तो बुढ़ापे के हवाले से आपके सामने नज़र कर रहा हूँ कि खरोंच खरोंच कर ले जाते रहे वो मुझसे टुकड़े कुछ कागज के, जख्म होते ही मुझसे रिश्ता मुकर गए, और जो साथ दिख रहे थे सिर्फ खाली धुआं था, जेब हल्की पड़ते ही सबके लिबास उतर गए। मरहम ढूंढता भी पानी को तरस बैठा मैं, मरहम ढूंढता भी पानी के लिए भी नीचे फरस बैठा मैं, राह चलते ने हाल क्या पूछा, घुटने गिर पड़े और आंखों से बरस बैठा मैं। और मलाल सिर्फ कागज के टुकड़ों का ना था कि चले गए, यार मेरा खून सामने था और छूने को तरस बैठा मैं। और एक शायरी देखेगा कि जब आपका ही साथी आपके साथ होता है एक वक्त तक, जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, लेकिन एक वक्त आता है जब आप उसकी बुराई चीजें भी उसको बताने लगते हो भी ये चीज तेरे में बुरी है, तो उस वक्त आप उसके लिए बुरे हो जाते हो। तो उस वक्त पर एक शेर लिखा था मैंने कि चले गए जाने वाले हम समझ रहे थे उन्हें मनाने वाले, चले गए जाने वाले हम समझ रहे थे उन्हें मनाने वाले, और गलत को गलत ही तो कहा था सामने उनके, यार गिरे बांध तक आगे चाहने वाले। वाह 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 वाह। जी बेहद शुक्रिया। और एक पंजाबी में एक शायरी पढ़ना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। स्वागत है। कि तू दुश्मन दस असा शिकार भी जावांगे, तू जान हंस के मंग असा वार भी जावांगे, ते बेफिजूल दियां गल्लां तेरियां कि सामने प्रीत में लड़ा किवें,
ओह तू जित मंग असा हार भी जावांगे। वाह 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 असा हार भी जावांगे। और एक आखिरी शेर उसके बाद में अपनी इजाजत लूंगा कि उसे कहो तोहमतें, ये सिलेबस है। आहा उसे कहो तोहमतें मेरी समेट कर, ना अब कोई बवाल कर। आहा शर्त है नजरें नहीं झुकनी चाहिए, आंख मिलाकर तू चाहे कितने भी सवाल कर। वाह और सुना है मेरी हस्ती के बारे में ढूंढ रहे हो, सदियां निकल जाएगी पगली, अपनी उम्र का तो ख्याल कर। वाह उम्र का वाह तो ख्याल वाह कर। वाह। जी बेहद शुक्रिया। बहुत ही शानदार तरीके से भाई हमारे बीच में पधारे हुए जिद्दी प्रीत ने जो है तमाम विसंगतियों से भरे हुए माहौल को प्रदर्शित किया और भारत देश में साहित्य और संस्कृति दोनों का भंडार भरा हुआ है। देश की जनसंख्या अगर बढ़ी हुई है तो यहाँ की साहित्य की समृद्धि भी दिन प्रतिदिन संपूर्ण विश्व पटल में अपना प्रभाव छोड़ रही है। इसी प्रभाव को प्रभावी तब और होने का अवसर मिलता है जब बड़े बुजुर्गों के हाथ से कलम कुछ नया सृजन लेती है। मैं आज के इस अंतराल के बाद के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए बुला रहा हूं दिल्ली से पधारे हुए बालकृष्ण सारस्वत जी को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में। धन्यवाद प्रशांत जी। और मेरी पहली कविता है आज, उसका शीर्षक ही मेरी कविता है जी। हालांकि कविता बहुत लंबी है लेकिन थोड़े से अंश लाया हूं मैं आज। मैं तो कविता का सेवक हूँ, मैं तो कविता का सेवक हूँ, छंदों का रखवाला हूँ, शब्द वाक्य मेरे गोधन है, मैं उन सब का ग्वाला हूँ। वाह वाह। कविता से शब्दों से मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, कविता से शब्दों से मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कविता को ना मरने दूंगा। वाह वाह, क्या बात है। जिंदा हूँ मैं कविता को क्या ना बात है, मरने क्या दूंगा। बात है। मेरी कविता गंगा मैया, मेरी कविता गंगा गैया, गायत्री गुरु गीता है, राधा मीरा पार्वती और परम पुनीता सीता है। नदियों की कलकल है कविता, शीतल पवन सुहानी है, नदियों की कलकल है कविता, शीतल पवन सुहानी है। मेरी कविता धरती माँ है, उसकी चूनर धानी है। मेरी कविता भारत गंधा, मेरी कविता भारत गंधा, जो आतिथ्य सिखाती है, भूल गए जो जीवन का पथ उनको राह दिखाती है। कविता पूर्व कविता पश्चिम, कविता पूर्व कविता पश्चिम, कविता उत्तर दक्षिण है, मेरी कविता जीवन भर का शिक्षण और प्रशिक्षण है। कविता सूरज कविता चंदा, कविता सूरज कविता चंदा, कविता अटल सितारा है, मेरी कविता बने तिरंगा जिससे दुश्मन हारा है। भारत माँ की और किसी को आंख नहीं करने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कविता को ना मरने दूंगा। मेरी कविता शस्य श्यामला, मेरी कविता शस्य श्यामला, भारत भू की मिट्टी है, सैनिक ने सीमा से भेजी अपनी माँ को चिट्ठी है। मेरी कविता हर भारतवासी के तन का चोला है, काम पड़े तो मेरी कविता बन जाती हथगोला है। कविता मेरे घर आंगन की तुलसी जैसी लगती है, कविता मेरे घर आंगन की तुलसी जैसी लगती है, जिसके प्रातः दर्शन से ही सोई किस्मत जगती है। मेरी कविता बैलों की सुंदर घंटी सी बजती है, जिसका देश राग सुनने को चौपालें भी सजती हैं। खेतों की हरियाली कविता हर किसान की आशा है, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू कविता की परिभाषा है। मैं दहेज के लिए किसी बेटी को ना मरने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कविता को ना मरने दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इस उम्र में भी जो आपने ऊर्जा भरे शब्दों का संचार किया है, एक तो आपने कविता के विविध स्वरूपों से परिचित कराया। कविता अगर देखी जाए तो कविता के विषय में यही कह सकता हूँ मैं कि सब विधियों से सवा है कविता, और शीतल निर्मल हवा है कविता। सब विधियों से सवा है कविता, शीतल निर्मल हवा है कविता, अंधकार जीवन से मेटे, दर्शन दीप दवा है कविता। तो साथियों, जो आपने ये कविताएं सुनी, इन कविताओं में आपने विविध स्वरूप देखे, जहाँ एक और गांव से जुड़े होने पर हम अपनी संस्कृति को महफूज रख पाते हैं,
अपनी संस्कृति से जुड़ पाते हैं। वहीं गांव और संस्कृति के दूसरे संस्कार भी, जो पल्लू से बात की गई, ये पल्लू बिल्कुल भी इसका परिचायक नहीं है कि आप गुलाम हैं, आपके ऊपर शोषण है या आपके ऊपर ज़बरदस्ती है। ये आपकी व्यक्तिगत सोच और सहमति है, जिसमें कुछ संस्कार झलकते हैं और कुछ प्यार झलकते हैं। आइए मैं चलता हूँ। जो वकालत यहाँ पर भी शुरू की गई है संस्कारों की, ऐसी संस्कारों की वकालत अगर किसी वकील के माध्यम से की जाए तो आगरा से पधारे हुए संजय कुमार जी से जुड़ा जाए। आइए एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। आज का मेरा जो काव्य पाठ है वो एक पिता का दर्द है, जिसकी बेटी दहेज के कारण कभी कभी बहुत सारी परेशानी झेलती है। जी स्वागत। बेटी का जन्म हुआ, पिता सबसे ज़्यादा खुश होता है। बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है। कितने अरमानों से उसकी शादी करता है, कितने अरमानों से उसको डोली में विदा करता है। कर्ज में डूबा होता है, कर्ज में डूबा होता है, पर बेटी के सपने पूरे करता है। कितने अरमानों से बेटी की झोली में खुशियाँ भरता है। एक बेटी के पिता की कहानी सुनाता हूँ, एक बेटी के पिता की बात बताता हूँ। बेटी के अरमानों की खातिर सबकी सुनता है, बेटी के अरमानों की खातिर गैरों की सुनता है। बेटी के अरमानों की खातिर गैरों की सुनता है। बेटी की शादी का कर्ज चुका नहीं, तभी दरवाजे पे आहट होती है। बेटी की शादी का कर्ज चुका नहीं, तभी दरवाजे पे एक आहट होती है। दरवाज़ा खुलता है, सामने बेटी सुबक सुबक कर रोती है, सामने बेटी सुबक सुबक कर रोती है। ऐसी क्या कमी रह गई शादी में जो बेटी सबके ताने सुनती है? ऐसी क्या कमी रह गई जो बेटी सबके ताने सुनती है? अब नहीं जाना पापा वहाँ, कहते हुए बेटी रोती है। एक बेटी के पिता की कहानी सुनाता हूँ, एक बेटी के पिता की बात बताता हूँ। बेटी के सपनों को पिता रचता है, फिर बेटी बाहर क्यों ताने सुनती है। एक पिता की कहानी सुनाता हूँ। अब बेटी का पिता के घर पर वो लोग भी आने लगे हैं द्वार, बेटी के पिता के घर पर वो लोग भी आने लगे हैं द्वार, जो कभी नहीं आते थे। नए नए ज्ञान बताते हैं, नई नई कहानियाँ बताते हैं, बेटी को छोड़ने का दिखाते हैं द्वार। कोई रिश्ते में आई खटास पर चर्चा नहीं करता है, कोई रिश्ते में आई खटास पर चर्चा नहीं करता है, सब छोड़ने का दिखाते हैं द्वार। कोई तो ऐसा है जो बचाए बेटी का घर द्वार, कोई तो ऐसा है जो बेटी का बचाए घर द्वार। एक बेटी के पिता की कहानी सुनाता हूँ, एक बेटी के पिता की बात बताता हूँ। बेटी उगता सूरज है तो उस पर चांद वाला ग्रहण क्यों लगता है? बेटी उगता सूरज है तो उस पर चांद वाला ग्रहण क्यों लगता है? बेटी मानव जीवन की रचेता है तो उस पर दहेज वाला कर क्यों लगता है? उस पर दहेज वाला कर क्यों लगता है? एक बेटी के पिता की कहानी सुनाता हूँ, एक बेटी के पिता की बात बताता हूँ। बेटी का पिता अब दर्द में रहने लगा है, अब उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता है। बेटी का पिता अब दर्द में रहने लगा है, उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता है। बेटी के सपनों की वजह से अब वो परेशान रहने लगा है, बेटी के सपनों की वजह से परेशान रहने लगता है। जब घर वापस आता है तो उदास देख बेटी का चेहरा उदास हो जाता है। और दहेज की रकम कहाँ से लाता, और दहेज की रकम कहाँ से लाता, ये सोचकर रातों में जग जाता है, रातों में जग जाता है। एक बेटी के पिता की कहानी सुनाता हूँ, एक बेटी के पिता की बात बताता हूँ। अखबारों में बेटी को जलते देखता है, अब वो अखबारों में बेटी को जलते देखता है, अखबारों में बेटी को जलते देखता है। माचिस की तीली की आग से भी डरता है, माचिस की तीली की आग से भी डरता है। एक बेटी के पिता की कहानी सुनाता हूँ, एक बेटी के पिता की कहानी सुनाता हूँ। अब बेटी का पिता दहेज का राक्षस मर जाता अगर हम सब में मारने का हौसला होता, दहेज का राक्षस मर जाता अगर हम सब में मारने का हौसला होता। बिना दहेज की शादियाँ होती, बिना दहेज की शादी होती, किसी बेटी का पिता नहीं रोता, किसी बेटी का पिता नहीं रोता। बिना दहेज की शादियाँ होती। जो दहेज लेता है वो खुश होता है, जो पिता दहेज देता है वो पिता दुखी होता है। जो पिता दहेज लेता है वो खुश होता है, जो पिता दहेज देता है वो दुखी होता है। ये राक्षस कैसे मरेगा? दहेज लेने वाला भी तो किसी बेटी का पिता होता है, दहेज लेने वाला भी तो किसी बेटी का पिता होता है। दहेज की आग चारों तरफ सुलगती है, हर घर जलता है।
बेटी की खुशियां ही नहीं, पिता को तो सारा जीवन जलता है। एक बेटी के पिता की कहानी सुनाता हूँ, एक बेटी के पिता की बात बताता हूँ। अभी संजय कुमार जी ने आपके सामने बेटी और बेटी के पिता और बेटी के परिवार से जुड़ी हुई तमाम उन समस्याओं को रखा। ये भारत में ही संभव हो सकता है जहां कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग होते हों, कुछ ऐसे लोग भी होते हों जो वाहियात किस्म की सोच रखते हैं। बाकी लगभग प्रत्येक व्यक्ति बेटी के प्रति ऐसे भावों से भरा होता है कि जहां उसको ये एहसास होता है कि बेटी क्या होती है। इसी से जुड़ा हुआ एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक गीत है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। इस गीत को गाने के लिए जो नुसरत साहब थे, उन्होंने 1.5 घंटे केवल एक लाइन गाई और गाना आगे नहीं बढ़ पाता था। मैं तेरी बाहों के झूले मैं पली बाबुल। फिर उनसे कहा गया कि आप इस गाने को कल रिकॉर्ड कर लीजिएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आज हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं कल मैं इसको कभी कर नहीं पाऊंगा। तो ये उनका उनकी बेटी के प्रति ही लगाव था। बेटियों को लेकर के तमाम चिंताएं होती, उन चिंताओं को अभी संजय जी ने जब व्यक्त किया तो एक अशोक अंजुम जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जब से हुई सयानी बिटिया भूली राजा रानी बिटिया, जब से हुई सयानी बिटिया भूली राजा रानी बिटिया, जाना तुझको पराए घर है मत कर यूं मनमानी बिटिया, किस घर को अपना घर समझे जीवन भर ना जानी बिटिया, जीवन भर ना जानी बिटिया। इन पंक्तियों के साथ में मैं बुलाता हूं अपने बीच में उपस्थित अगले कवि के रूप में एक व्यापार से जुड़े हुए कवि अंकुर अग्रवाल जी को, जो आज आपको भी बेटियों पर लिखी हुई अपनी रचना सुनाएंगे। एक जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रशांत जी और संगम टीवी का। सतमोला कवियों की चौपाल पे मुझे दोबारा अवसर देने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी एक कविता है जिस पर मैंने बेटी और पिता के बीच का संवाद लिखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ समाज को दो जो नई बातें आई हैं आजकल समाज में चर्चा में विषय आया है, उस पर भी समाज का ध्यान इंगित करने का प्रयास किया है। एक तो प्री वेडिंग और दूसरा बेटियां ब्याह के बाद माँ से घंटों बातें करती हैं, उस पर भी किस प्रकार के हम प्रयास करते हैं उसको भी दर्शाने का प्रयास किया है। ससुराल जा रही हो बिटिया, ससुराल जा रही हो बिटिया, पापा को भूल न जाना बिटिया, ससुराल जा रही हो बिटिया, पापा को भूल न जाना बिटिया। मम्मी ने भी खूब लाड किया है, लालन पालन कर बड़ा किया है, भाई ने भी खूब प्यार दिया है, हरदम तेरा ध्यान दिया है, भाई ने भी खूब प्यार किया है, हरदम तेरा ध्यान दिया है। ससुराल जा रही हो बिटिया, पापा को भूल न जाना बिटिया, ससुराल जा रही हो बिटिया, पापा को भूल न जाना बिटिया। तेरी यादों को संजो कर रखा है, गुड़िया और खिलौने भी रखा है, तस्वीरें तेरी याद दिलाती रहती, आँखों में गंगा जल लाती रहती। ससुराल जा रही हो बिटिया, पापा को भूल न जाना बिटिया। फोटो शूट शादी से पहले तुमने, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोटो शूट शादी से पहले तुमने पापा मम्मी संग है करवाया, फोटो नया नया खूब। फोटो शूट शादी से पहले तुमने पापा मम्मी संग है करवाया, भाई को भी अपने गले लगाकर फोटो नया नया बनवाया, भाई को भी अपने गले लगाकर फोटो नया नया बनवाया। ससुराल जा रही हो बिटिया, पापा को भूल न जाना बिटिया। वो बोली प्री वेडिंग नहीं है करनी, वो बोली प्री वेडिंग नहीं है करनी, आप सबकी याद साथ है रखनी, पिया संग तो जीवन भर है रहना, शादी से पहले क्यों फ़ोटो है लेना, पिया संग तो जीवन भर है रहना, शादी से पहले क्यों फ़ोटो है लेना। ससुराल जा रही हो बिटिया, पापा को भूल ना जाना बिटिया। याद तुझे तेरी सखियां हैं करती, पिता अपनी बेटी से कहता है फ़ोन पर, याद तुझे तेरी सखियां हैं करती, मिलती हैं जब अखियां हैं भरती, पूछ रही थी एक दिन मुझसे वो, तुझे याद करके बोली कैसी है वो। ससुराल जा रही हो बिटिया, पापा को भूल ना जाना बिटिया।
आज सुबह ही बात मेरी हुई उससे, वो अपने घर में बता रहा है, पिता अपने घर में बता रहा, आज सुबह ही बात हुई मेरी उससे, कह रही थी लोग अच्छे हैं दिल से, मम्मी जी पापा जी घर जैसे हैं लगते, ये भी मेरा बहुत ध्यान है रखते, ससुराल जा रही हो बिटिया पापा को भूल ना जाना बिटिया। फिर बेटी अपने पापा को फ़ोन पे क्या कहती है, आप अपना भी ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान आप रखिएगा, मम्मी को भी मेरा हाल कहिएगा। घंटों नहीं बात करती है, पापा से शॉर्ट में बता देती है, अपना भी आप ध्यान रखिएगा, मम्मी को भी मेरा हाल कहिएगा, मन लगाकर पढ़े छोटे को कहिएगा, खुश हूँ पापा आप चिंता मत करिएगा, ससुराल जा रही हो बिटिया पापा को भूल ना जाना बेटा। बहुत इसी में मैंने आजकल चारों ओर प्रॉपर्टी का व्यापार चल रहा है, उस पर एक छोटा सा व्यंग, किस प्रकार का प्रॉपर्टी का जो व्यापार है एक व्यंग के माध्यम से समाज को इंगित करने का प्रयास किया है। ये जो प्रॉपर्टी का धंधा है काले धन का अड्डा है, ये जो प्रॉपर्टी का धंधा है काले धन का अड्डा है, ये धंधा तो फूल रहा बाकी सबका मंदा है, ये धंधा तो फूल रहा बाकी सबका मंदा है, इस धंधे में काली कमाई करने वाले आगे बढ़ रहे, अफसर नेता मिलकर के जनता को खूब लूट रहे, अफसर नेता मिलकर के जनता को खूब लूट रहे, नेता अफसर झूठ बोल रहे काले धन को खूब तोल रहे, नेता अफसर झूठ बोल रहे काले धन को खूब तोल रहे, रजिस्ट्रियों के नाम पर बाबू तहसीलों में रिश्वत कूट रहे, रजिस्ट्रियों के नाम पर बाबू तहसीलों में रिश्वत कूट रहे, ईमानदार तो परेशान हो रहे बेईमानों पर मेहरबान हो रहे, और बिल्डरों संग मिलकर के नेता धंधा पार्टनरशिप में कर रहे, बिल्डरों संग मिलकर नेता धंधा पार्टनरशिप में कर रहे। पहले ये लोग, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, पहले ये लोग ज़मीनों को सस्ते दामों पर खरीद रहे, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करोड़ों में उनको बेच रहे। कहते हैं सरकार बदल जाती है सब कुछ बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा कि सरकार बदलने पर भी क्या होता है, फिर उनको छोटे छोटे प्लाटों में करोड़ों में उनको बेच रहे। इन सरकारों का तो क्या है, ये तो आती और जाती हैं, नेता भी वही अफसर भी वही, मिलकर मलाई खाई जाती है। इन सरकारों का क्या है, ये तो आती है और जाती है, नेता भी वही अफसर भी वही, मिलकर मलाई खाई जाती है। जीवन भर की कमाई में एक घर नहीं बन पाता है, इनको कुछ सालों में ही गाड़ी घर सब मिल जाता है, इनको कुछ सालों में ही गाड़ी घर सब मिल जाता है। सिस्टम को सिस्टम ही अब ठीक कर सकता है, सिस्टम को सिस्टम ही अब ठीक कर सकता है। रिश्वत लेने वाला कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। देशद्रोह का आरोप इन रिश्वतखोरों पर भी लगना चाहिए। आतंकवाद की तरह रिश्वतखोरी भी देशद्रोह होना चाहिए, आतंकवाद की तरह देशद्रोह होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार पंक्तियां आपने कही। आपने जहां एक और बेटियों को संदेश दिया, बेटियों के परिवारों तक संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर आपने उन व्यापारियों को भी संदेश दिया कि भाई साहब कहीं भी हो सीमाओं में बने रहिए, कहीं भी हो मर्यादाओं में बने रहिए, कहीं भी हो आप अपने हित के चक्कर में दूसरे का इतना अहित ना करो कि उसको सोचना पड़े। यदि आप भी हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सीधे फ़ोन कर सकते हैं। जुड़ने का तरीका है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बनिए, और इसमें केवल वही सदस्य हो सकते हैं जो भारतीय विचार को जीने वाले व्यक्ति हैं। वामपंथी और सनातन विरोधी लोग कृपया हमसे संपर्क ना करें, और इसमें केवल वही लोग होंगे जिनके पास रचना धर्मिता है। प्रस्तुतिकरण हमारा आयाम नहीं है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में और पिछला आप जाएं तो अगर उस समय के भी लोग थे, उन्होंने अपने आप को कभी भी युग कवि नहीं कहा। ये प्रस्तुतिकरण का कमाल है। अगर वो आज होते तो वो रचना धर्मिता कर रहे होते, मंचों पे नहीं होते। तो ये कार्यक्रम रचना धर्मियों का कार्यक्रम है। तो जुड़िए इस काव्य यज्ञ से, सतमौला कवियों की चौपाल से। मिलते हैं अगले रविवार नए
श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ नमस्कार। तो आज हम सबसे पहले पुस्तक लोकार्पण करने जा रहे हैं, वो है सीमा गर्ग मंजरी जी। सीमा गर्ग मंजरी जी मेरठ से पधारी हैं और उपन्यास बड़ा सुप्रसिद्ध उपन्यास है, खिल उठे गुलाब। लीजिए, सब ले लीजिए। अंजू जी प्लीज, अंजू जी प्लीज, आइए बीच में। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और भी अपनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित होती रहें। धन्यवाद। अगली पुस्तक का हम लोकार्पण कर रहे हैं। पूर्व हमारे सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट रहे हैं देवेंद्र सिंह जी, उनकी पुस्तक का लोकार्पण गीतांजलि। गीतांजलि आइए बीच में। अच्छा, CIS सबको दे दीजिए एक, सब लिखिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। देखिए, ये एक तरह से जो पुस्तक होती है ना, सबसे एक प्रिय चीज होती है। इसमें आप साहित्यकार, कवि अपनी आत्मा, अपना दिल निकाल के रखें। तो जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करें। अंजू जैन जी, जहां तक मैं काव्य क्षेत्र में देखूं, मैं 40 साल से काव्य क्षेत्र में हूं और आप 40 साल से भी पहले की काव्य क्षेत्र में हैं। आप शिक्षाविद हैं, सुप्रसिद्ध। आपके श्रीमान जी डॉक्टर अतुल कुमार जैन जी उत्तर प्रदेश शैक्षणिक महासंघ के आप महासचिव हैं। पूरा जो परिवार है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंदर सिंह लवली जी, अध्यक्ष यमुना पार विकास बोर्ड से निवेदन करता हूं, अंजू जी का अंगवस्त्र पहना करके अभिनंदन। जहां जोरदार तालियों के साथ काव्य सुचिता सम्मान के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध गीतकार और शायर संदीप सजर। संदीप जी एक अनूठे कवि हैं और मैं खुद कवि हूं, लेकिन मैं जिसका सर्वाधिक प्रशंसक हूं वो संदीप सजर है। छोटा बच्चा है, अपना छोटा भाई है, लेकिन बहुत। आइए संदीप जी। हमारे बीच में मैथिली और हिंदी की सम्मिश्रण और एक अनूठी कवित्री विश्व विख्यात है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में आप काव्य पाठ कर चुके हैं, तो उनको सम्मानित करते हुए हमें बड़ी बेहद खुशी हो रही है। लवली जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। एक एक प्रतिनिधि रचना आपकी लवली जी के सामने होगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश का एक ओज हस्ताक्षर दास आरोही आनंद, एक काव्य परंपरा का परिवार से निकला हुआ बच्चा। इनके पिता दादाजी आचार्य रामनाथ सुमन जी संस्कृत के प्रकांड पंडित, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के आप संस्थापकों में से हैं। और आपके चाचा जी वागीश दिनकर जी को कौन नहीं जानता, और उसी परंपरा में ये बच्चा है।
शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।